नमस्कार, मैं आपके सम्मुख डॉक्टर गौरव त्रिपाठी उपस्थित हुआ हूं लेकर के मौलिक अधिकारों का भाग पार्ट 12। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियोस में आपको शिक्षा का मौलिक अधिकार बतलाया और उसकी विशद परिचर्चा आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। उस परिचर्चा में हम 86वां संविधान संशोधन की धारा 2, धारा 3, धारा 4, जिससे न केवल मौलिक अधिकारों में संशोधन किया गया अपितु नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक कर्तव्यों में भी कुछ चीजें अंतर्विष्ट की गई। आज हम आपके सम्मुख लेकर के उपस्थित हुए हैं आर्टिकल 22। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि मेरे पढ़ाने का उद्देश्य, वीडियो लेके आने का उद्देश्य होता है कि चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे एलाइड परीक्षाएं हो, सभी परीक्षाओं में हमारे द्वारा पढ़ाए गए विषय वस्तु से आपको अधिकतम अंक प्राप्त हो, चाहे मुख्य परीक्षा की प्रकृति का हो और चाहे प्रारंभिक परीक्षा की प्रकृति का प्रश्न हो। विद्यार्थियों, न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं अपितु बीए प्रथम वर्ष के मेजर और माइनर के विद्यार्थियों के लिए भी यह पाठ्यक्रम अत्यंत उपयोगी हो। आइए हम देखते हैं, चर्चा करते हैं किस पर? आर्टिकल 22 पर। किस पर हम चर्चा करते हैं? अनुच्छेद 22 पर। किस पे करते हैं? अनुच्छेद 22 पर। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? ये मनमानी गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण करता है। किससे? दो बात से, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण करता है। कैसी गिरफ्तारी? मनमानी गिरफ्तारी से ये क्या करता है? संरक्षण करता है। ये जो गिरफ्तारियां हैं विद्यार्थियों, ये दो विधियों के अधीन होती हैं। किसके अधीन होती है? दो विधियों के द्वारा होती हैं। एक विधि है सामान्य विधि और दूसरी है निवारक विधि। दो ही आधारों पर क्या होता है? गिरफ्तारी होती है। एक तो सामान्य विधि के अधीन होती है, सामान्य कानूनों के अधीन गिरफ्तारी होती है। दूसरा निवारक विधि के अधीन गिरफ्तारी होती है। निवारक विधि क्या है, हम थोड़ा आगे चल करके बात करेंगे। अब देखिए, अनुच्छेद 22 में 7 अनुच्छेद सब आर्टिकल हैं। हम आपको संविधान का पाठ भी पढ़ाते हैं ताकि आप अपने संविधान से परिचित होते चलें। 7 सब आर्टिकल हैं। 22(1), 22(2), 22(3), 22(4), 22(5), 22(6), 22(7), 22(7) में 3 उप अनुच्छेद हैं। 22(7) का, 22(7) का, 22(7) का। 22(1) कहता है, आइए हम संविधान का पाठ पढ़ते हैं, कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों के बारे में, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों के बारे में यथाशीघ्र सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और ना ही उसे अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और अपने बचाव करवाने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। क्या कह रहा है? किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को, यहां आप देखिएगा भाई, यह भी अधिकार, अनुच्छेद 22 का अधिकार किसको मिल रहा है? व्यक्ति को मिल रहा है। कह रहा है किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को, यदि वो गिरफ्तार हुआ है तो गिरफ्तारी के आधारों मतलब कारणों के बारे में जो हिरासत में लिया गया व्यक्ति है उसको आप क्या करेगा? प्राधिकारी यथाशीघ्र यानी शीघ्र सूचित करेगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्यों हिरासत में रखा गया है। यदि वो सूचना नहीं देता है कारणों की कि क्यों गिरफ्तार किया गया है तो हिरासत में व्यक्ति नहीं रखा जाएगा। और ये 22 अनुच्छेद 22 का एक कहता है कि उसे अपनी पसंद के विधि व्यवसायी अर्थात वकील से सलाह करने
और अपना बचाव करने का अधिकार होगा। अर्थात अनुच्छेद 22 की उप अनुच्छेद 1 कहता है जिसको भी आप हिरासत में लेंगे उसको शीघ्र शीघ्र क्या करेंगे, गिरफ्तारी का कारण बताएंगे, साथ ही साथ उसे अपने मनपसंद के, किससे, अपने मनपसंद के किसी वकील से परामर्श करने और अपना बचाव करवाने से वंचित नहीं करेंगे। अर्थात उसको मनपसंद वकील करने का अधिकार बना रहेगा। ये कौन कहता है, ये कहता 22 से। अर्थात ये 22 से कहां यूज होगा, जब सामान्य दंडात्मक विधि के अधीन गिरफ्तारी होगी। कहां, सामान्य दंडात्मक विधि के अधीन गिरफ्तारी होगी तो व्यक्ति को दो अधिकार मिलेंगे अनुच्छेद 22(1) से। एक तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, किसका, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार मिलेगा। दूसरा, अपनी पसंद के वकील से परामर्श और बचाव करवाने का अधिकार मिलेगा। यह अनुच्छेद 22 से देता है कि हर आदमी को अपने गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। आइए अनुच्छेद 22(2) को देखते हैं। आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 2 यानी 22 का सब और उप अनुच्छेद 2 कहता है गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए, क्या, गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को, हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक, कहां, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर क्या करना, ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा और निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा और मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उक्त अवधि से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा। कहने का मतलब है 22 अनुच्छेद 22 की उप अनुच्छेद 2 कहता है जो भी व्यक्ति हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है जो व्यक्ति, उसको गिरफ्तार होने के बाद 24 घंटे के बीच क्या करना, जो निकट का न्यायालय है वहां पर उसको क्या करना होगा, प्रस्तुत करना होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को क्या करना होगा, प्रस्तुत करना होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत करना होगा कितने समय में, 24 घंटे के भीतर। जैसे कोई व्यक्ति जबलपुर में गिरफ्तार हुआ और उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होना है तो 24 घंटे के भीतर क्या हो जाना है, उसको प्रस्तुत कर दिया जाना है। लेकिन कोई व्यक्ति 8 बजे गिरफ्तार हुआ सुबह और उसको कल सुबह 8 बजे तक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत हो जाना है, अर्थात 24 घंटे, लेकिन वो 12 बजे प्रस्तुत हो रहा है तो जो ये 4 घंटा बढ़ रहा है ये मजिस्ट्रेट के यहां जाने तक की यात्रा में लगा हुआ समय है। तो 22(2) कहता है कि जहां पर गिरफ्तारी हो रही है और मजिस्ट्रेट के न्यायालय के बीच में जो यात्रा का समय है उसको छोड़ दिया जाए और 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जज के सामने, और बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के 24 घंटे से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जाएगा। ये कौन कहता है, 22(2), यानी कि 22(1) और 22(2), आर्टिकल 22(1), आर्टिकल 22(2) ये किसके विरुद्ध संरक्षण है, कार्यपालिका के विरुद्ध व्यक्ति को संरक्षण है। किसके विरुद्ध, कार्यपालिका और न्यायेतर अधिकारियों, कार्यपालिका और
और न्यायोत्तर अधिकारियों, मूलतः आप व्यवहारिक भाषा में कहें तो ये पुलिस के खिलाफ है और व्यक्ति के हित में है। पुलिस किसी को ऐसे ही दबोच नहीं सकती, ले जाके थाने में बैठा ले और मारे पीटे 2-2 दिन 3-3 दिन बंद रखे, ऐसा पुलिस को अधिकार नहीं है। तो किसके विरुद्ध संरक्षण है? कार्यपालिका के विरुद्ध व्यक्ति को संरक्षण। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि गिरफ्तारी आपकी न्यायालय के वारंट से होती है, किससे होती है? न्यायालय के वारंट से होती है, तो आर्टिकल 22(1) और आर्टिकल 22(2) का लाभ गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं मिलेगा। यानी वारंट से होगा तो 22(1) 22(2) लागू नहीं होगा। 22(3) कहता है कि खंड 1 और 2 की बात उन लोगों पर लागू नहीं होगी। खंड 1-2 में क्या है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, 22 कहता है यदि किसी को गिरफ्तार करें तो कारण बताइए और उसको मनपसंद वकील से सलाह देने लेने और अपना बचाव करने का अधिकार दीजिए। और 22(2) कहता है कि जब गिरफ्तार हुआ है व्यक्ति तो उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करिए। लेकिन 22(3) कहता है यदि गिरफ्तार व्यक्ति शत्रु देश से संबंधित है, मतलब भारत का उस देश से रिश्ता अच्छा नहीं है, तो उस व्यक्ति को ना तो मनपसंद वकील मिलेगा, ना तो कारण बताया जाएगा, गिरफ्तार होगा, और न ही 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा कहा, यदि कोई व्यक्ति निवारक निरोध के अधीन क्या हो, निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार हो, तो उसको भी ना तो मनपसंद वकील मिलेगा, ना तो कारण बताया जाएगा, ना तो 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ये जो निरोधन है, ये निरोध क्या है? ये 2 प्रकार का, एक तो दंडात्मक है और एक निवारक है। दंडात्मक जो है ये 22(1 और 2, अर्थात कि पहले व्यक्ति अपराध करता है तब उसको दंड मिलता है, पहले अपराध करता है तब दंड मिलता है। लेकिन निवारक निरोध में क्या होता है कि अपराध हुआ ही नहीं है। निवारक निरोध बता रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, टिप्पणी आती है। निवारक निरोध से क्या समझते हैं? अपराध हुआ ही नहीं है, अपराध को रोकना है, अपराध को क्या करना है? रोकना है। इसलिए अपराध होने से पहले ही व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है, व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह निवारक निरोध ना एक सुरक्षात्मक उपाय है। क्या है? सुरक्षात्मक उपाय है। इसमें ना आरोप तय है, ना आरोप सिद्ध है, ना तो आरोप तय हो पाया, ना आरोप सिद्ध हो पाया। यह मजबूत संदेह और एक उचित आशंका है। निवारक निरोध में जो गिरफ्तारी होती है, एक मजबूत स्ट्रांग सस्पिशन जो है, संदेह जो है, आशंका है, उचित आशंका है, मजबूत संदेह है। यानी कि इसमें किसी भी व्यक्ति को बिना हिरासत, किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल के, बिना परीक्षण के क्या कर लेते हैं? हिरासत में लिया जाता है। निवारक निरोध में क्या होता है कि व्यक्ति को बिना किसी परीक्षण के ही क्या कर लेते हैं? हम उसको हिरासत में ले लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, उसे निवारक निरोध कहते हैं। दोस्तों, विद्यार्थियों, ये जो निवारक निरोध है, ये भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में क्रमांक संख्या 3 पे वर्णित है। अर्थात निवारक निरोध संबंधी कानून राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। क्या ये जो है निवारक निरोध का जब हिरासत में लिया जाता है, निवारक निरोध संबंधी कानून जब बनते हैं तो इसके 5 आधार हैं। निवारक निरोध के 5 आधार हैं। एक तो क्या है? सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव को आप क्षति पहुंचा सकते हैं, इसको बचाने के लिए निवारक निरोध के अधीन क्या हो सकती है? गिरफ्तारी हो सकती है। दूसरा, राज्य की सुरक्षा आपसे क्षति पहुंचेगी या राज्य को लगता है कि राज्य की सुरक्षा कोई तार कर सकता है, तो इससे संबंधित का निवारक निरोध संबंधी कानून बना सकता है।
फिर यदि लगता है कि कोई आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति बाधित कर सकता है तो उसके लिए भी निवारक निरोध का कानून बनाया जा सकता है। और भारत की सुरक्षा को कोई खंडित करने का प्रयास कर सकता है, इसके लिए निवारक निरोध का कानून बनाया जा सकता है। और क्या, विदेशों मामले से संबंधित बातों के लिए भी निवारक निरोध कानून बनाया जा सकता है। तो निवारक निरोध कानून बनाने के 5 आधार हैं। कितने आधार हैं? 5 आधार हैं। एक तो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के आधार पर बनाया जा सकता है, राज्य की सुरक्षा के आधार पर बनाया जा सकता है, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के आधार पर बनाया जा सकता है, भारत की सुरक्षा और विदेशी मामलों के संदर्भ में भी निवारक निरोध कानून बनाए जा सकते हैं। हमने कहा कि ये जो 22(3) है, कहता है कि खंड 1-2 की बात उन पर लागू नहीं होगी जो शत्रु देश के नागरिक हैं या निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तारी है। अनुच्छेद 22(4) कहता है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाला कोई भी कानून, निवारक निरोध का उपबंध करने वाला कोई भी कानून क्या, किसी भी व्यक्ति को 3 माह से अधिक, निवारक निरोध का उपबंध करने वाला कानून किसी भी व्यक्ति को 3 माह से अधिक निरुद्ध करने हेतु प्राधिकृत नहीं होगा। अर्थात निवारक निरोध के जो कानून होंगे वो व्यक्ति को केवल 3 माह तक ही क्या कर सकते हैं, हिरासत में रख सकते हैं। कितने माह निवारक निरोध में? 3 माह। फिर इसी 22(4) में भी ये कहता है कि यदि 3 माह से ज्यादा किसी को निवारक निरोध के अंतर्गत रखना है तो क्या करना होगा, उसकी अवधि पूर्ण होने के पहले, यानी 3 माह पूर्ण होने के पहले एक सलाहकार मंडल का गठन होगा, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, हाई कोर्ट का वर्तमान जस्टिस या हाई कोर्ट का पूर्व जस्टिस या हाई कोर्ट का जस्टिस बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी और 3 माह के पूर्व वो औचित्यपूर्ण कारणों के साथ प्रतिवेदन देगी किसे और अधिक समय तक निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार रखने की जरूरत है, तभी उस व्यक्ति को 3 माह से ज्यादा रखा जाएगा। अन्यथा 3 माह से ज्यादा, कितने माह निवारक निरोध में गिरफ्तारी, 3 माह अधिकतम है, उससे ज्यादा फिर गिरफ्तारी नहीं हो सकती। उसे गिरफ्तार रखना, उसको हिरासत में रखना अवैध माना जाएगा। ये कौन कहा? 22(4) में। हमने आपको बता दिया कि निवारक निरोध क्या है, हमने बताया था निवारक निरोध क्या है। क्या है? एक आशंका के आधार पर अपराध होने से पहले ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता? व्यक्ति को गिरफ्तार, कि घटना घटने ही ना पावे, उस व्यक्ति को आशंका के आधार पर, मजबूत संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। 22(5) कहता है कि निवारक निरोध में गिरफ्तार व्यक्ति को कारण यथाशीघ्र बताना आवश्यक होगा और जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको अपना अभ्यावेदन यानी अपना प्रस्तुत रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत देने का अधिकार होगा। जैसे 22(2) में कहा गया, 22 में कहा गया था एक में कि किसी भी गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक होगा, वैसे ही 22(5) में 22(1) में गिरफ्तारी का कारण किसको बताना, जो सामान्य दांडिक कानून से क्या है, गिरफ्तार हुआ है। लेकिन 22(5) में गिरफ्तारी का कारण उसे बताना जरूरी है जो व्यक्ति निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार हुआ है और उसे अपना बचाव करने का, रिप्रेजेंटेशन देने का भी अधिकार होगा। आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 5। आर्टिकल 22 का सब आर्टिकल 6 कहता है यदि प्राधिकारी को लगता है, हिरासत में लेने वाले अधिकारी को लगता है कि कारण बताना लोकहित के विरुद्ध होगा, इससे समाज को नुकसान होगा,
तो वो क्या कर सकता है, निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को कारण ना बताए। अर्थात जहां 22(5) निवारक निरोध के अंतर्गत बंदी को कारण जानने का अधिकार देता है, वहीं 22(6) हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को यह अधिकार देता है कि यदि उसे समझ आता है कि कारण बताना लोकहित के विरुद्ध है तो वो कारण ना प्रकट करे। इस प्रकार से 22(6) की बात हो गई। 22(7) कहता है कि संसद को यह अधिकार है, संसद को यह अधिकार है क्या, कि निवारक निरोध में 3 माह से अधिक गिरफ्तारी हेतु परिस्थितियों का निर्धारण करे जिसमें सलाहकार मंडल की जरूरत न हो। 22(4) में कहा गया था कि 3 महीने की गिरफ्तारी होगी निवारक निरोध में। कितने महीने की निवारक निरोध में गिरफ्तारी होगी? 3 महीने की होगी। और 3 महीने से अधिक बढ़ाना है तो क्या लगेगा, सलाहकार मंडल लगेगा। लेकिन 22(7) का क्या कहता है, अनुच्छेद 22 उप अनुच्छेद 7 का क्या कहता है कि यदि संसद चाहे तो 3 माह से अधिक अवधि के लिए गिरफ्तारी का कानून बना सकती है, जिसमें क्या मंडल नहीं चाहिए, कौन सा मंडल, सलाहकार मंडल की जरूरत ना हो। और सलाहकार मंडल कैसा होता है, हमने 22(4) में चर्चा किया है। सलाहकार मंडल कौन होगा, 3 सदस्य बोर्ड, सलाहकार बोर्ड, जो उसका अध्यक्ष जो हाई कोर्ट का जस्टिस वर्तमान हो या रिटायर्ड हो या हाई कोर्ट जस्टिस जैसी योग्यता नियुक्ति पाने की योग्यता रखता हो। खा कहता है कि निवारक निरोध का अधिकतम समय सीमा भी, निवारक निरोध में अभी समय सीमा कितनी है, 3 महीने है संविधान, लेकिन यदि संसद चाहे तो उसका अधिक समय सीमा बढ़ा सकती है, अधिकतम समय सीमा 3 महीने से भी ज्यादा कर सकती है। और 22(7) का क्या कहता है कि निवारक निरोध के जांच के दौरान जो सलाहकार बोर्ड है इसकी प्रक्रिया क्या होगी, जांच की प्रक्रिया कैसी होगी, इसकी विधि संसद बनाएगी। इसकी विधि कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। इस निवारक निरोध के बारे में बख्शी टेकचंद ने कहा था कि यह दमन और निरंकुशता का पत्र है। किसका पत्र है, दमन और निरंकुशता का पत्र है। किसने कहा कि निवारक निरोध दमन एवं निरंकुशता का पत्र है, बख्शी टेकचंद ने कहा। किसने कहा, बख्शी टेकचंद ने कहा। वहीं डीडी भार्गव ने कहा निवारक निरोधों पर कि ये जो निवारक निरोध है ये असफलताओं के शिरोमणि है। निवारक निरोध क्या है, असफलताओं के शिरोमणि है। क्या है, असफलताओं के शिरोमणि है। कौन कह रहा है, डीडी भार्गव। एके गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसका उद्देश्य समाज विरोधी गतिविधि द्वारा स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकना है। क्या करना है, इसका उद्देश्य समाज विरोधी गतिविधियों को, गतिविधियां करके जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जाता है उसको रोकना ही इसका क्या है, उद्देश्य है। आप देखिए ये जो निवारक निरोध बना, क्या बना, निवारक निरोध बना। इस निवारक निरोध के जो संविधान में व्यवस्थाएं दी गई थी ये ऐसा है कि इसमें कुछ नहीं है। अब ये दंत विहीन, विष विहीन है, इसको विष पाना है, इसको शक्ति पानी है तो संसद कानून बनाए, राज्य कानून बनाए। तो पहला कानून बना निवारक निरोध अधिनियम 1950 में। कब बना पहला अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम 1950 में बना, जो 1969 तक चला। इसका उद्देश्य था कि रक्षा, विदेश, सुरक्षा आदि के खिलाफ व्यक्ति की गतिविधियां रोकना। क्या उद्देश्य था, रक्षा, विदेश और सुरक्षा आदि के खिलाफ व्यक्ति की गतिविधियों को रोकना। बाद में ये 69 में खत्म हो गया। बाद में सन 1971 में इसमें कुछ संशोधन किया गया और
बना क्या? मीसा, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का अधिनियम। कब बना? 1971 में। क्या बना? मीसा बना। मीसा कब बना? 1971। कंपटीशन में पूछता मीसा का समय क्या है? मीसा 1971 में बना। मीसा कब बना? 1971 में बना। और ये लागू कब तक रहा? 1978 तक। 71 में बना और 78 तक मीसा लागू रहा। मीसा के बाद क्या बना? कोफे पोशा। कोफे पोशा 74 में बना। 1974 में क्या बना? सीओ कोफे या फिर कोफे, सीओ या POSA, कोफे पोशा कब बना? 1974 में। इस क्या था? विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी गतिविधियों के रोकथाम का अधिनियम। इसमें क्या था? विदेशी मुद्रा के संरक्षण। विदेशी कोफे पोशा में क्या था? विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों को रोकने का अधिनियम था। विदेशी मुद्रा संरक्षण, विदेशी मुद्रा संरक्षण और क्या? तस्करी को रोकने की गतिविधियों को रोकने की का अधिनियम था। यह 1974 में बना। और आपको बताएं, जब इन देसाई जी की सरकार आई तो उन लोगों ने क्या रखा था कि मीसा को खत्म कर देंगे, मीसा को खत्म कर देंगे। आए तो बहुत विचार किए तो मीसा को तो खत्म कर दिया, लेकिन कोफे जब आए सरकार में बैठे तो लगा कि नहीं, निवारक निरोध जैसी चीजों की जरूरत पड़ती है शासन चलाने के लिए। तो उन्होंने मीसा को तो खत्म किया, लेकिन कोफे पोशा को खत्म नहीं किया। और 1980 में आया क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। कब आया? 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको आप कहते हैं रासुका, NSA। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1981 में आया। और 85 में आया निवारक निरोध के अंतर्गत एक अधिनियम टांडा। 1985 में आया TADA, टांडा। ये क्या आया? ये टेररिस्ट से संबंधित था, आतंकवादी एवं उपद्रवी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम। क्या था? आतंकवादी। टाडा क्या था? आतंकवादी और उपद्रवी गतिविधियों का रोकथाम अधिनियम था। ये 2004 में निरस्त हो गया। 85 में आया। कब आया? टाडा 85 में आया और 2004 में निरस्त हो गया। कब निरस्त हुआ? 2004 में निरस्त हो गया। और 2002 में आया आतंकवाद निरोधक अधिनियम, पोटा। क्या आया? पोटा। 2002 में आया पोटा, POTA, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। पोटा 2002 में आया। पोटा भी पूछता कब आया? तो पोटा आया 2002 में और खत्म कब हुआ? 2005 में। इसी के तहत उत्तर प्रदेश में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की गिरफ्तारी, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, इसी अधिनियम के तहत गिरफ्तारी कराई थी। तो हम देखें तो निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से कानून बने? 1950 में निवारक निरोध अधिनियम 1950 बना। उसके बाद मीसा बना, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का अधिनियम 1971 बना। फिर 1974 में कोफे पोशा बना। ये विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी रोकने के लिए बनाया गया था, कोफे पोशा। फिर 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बना और 1985 में आतंकवादी उपद्रवी गतिविधियों को रोकने के लिए अधिनियम टांडा बना और 2002 में आतंकवादी निरोधक अधिनियम पोटा बना, जिसे 2005 में समाप्त कर दिया गया। प्रिय विद्यार्थियों, हम समझते हैं कि ये हमारा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हमने अपने पूरे यत्न और प्रयत्न से इस बात का पूर्ण प्रयास किया कि आपको अनुच्छेद 22 के बारे में सम्यक ज्ञान उपलब्ध कराएं, जिससे कि चाहे विश्वविद्यालय परीक्षा हो, चाहे
आयोग की परीक्षाएं हो, नौकरी की परीक्षा हो, एसआई की परीक्षा हो, सब में आपको ज्यादा से ज्यादा राज व्यवस्था के प्रश्नों को हल करने की क्षमता हम डेवलप कर सकें। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमें प्रोत्साहित करें। क्या करके? लर्न विद DRGT, हमारा यूट्यूब लिंक है लर्न विद DRGT, बिना स्पेस के, LEALEARN, फिर बिना स्पेस के, सटा के सर लर्न में सटाइए विथ WITH, लर्न विथ में सटाइए DR, और DR में सटा दीजिए GT, लर्न विद DRGT को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, हमें प्रोत्साहित करिए। हम आपको पुनः कल मिलते हैं लेकर के अगला वीडियो, जिससे आपका और हमारा दोनों लोगों का कल्याण है। इस विद्या के अवगाहन में एक विद्यार्थी के रूप में पुनः हम मिलते हैं कल।